Hello everyone. Today we are starting with our next chapter, that is accounting principle. Accounting principle chapter बहुत important है. Whenever we are doing accountancy as a subject, we are learning it as a subject. Accounting principle में जो principle हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है going concern concept. गोइंग कंसर्न एक ऐसी कंसर्न जो चलती रहेगी. कोई भी बिजनेसमैन ये सोचकर बिजनेस नहीं स्टार्ट करता कि आने वाले फ्यूचर में वो इस बिजनेस को बंद कर देगा. सोचो, मेरी शॉप का इनॉग्रेशन है और आप सब मेरे दोस्त हैं. आप मेरी शॉप पर आए, आपने मुझे ग्रीटिंग्स दिए, आपने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, विशेस दी, और उसके बाद किसी एक फ्रेंड ने पूछा कब हम इस बिजनेस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्लोज हो जाएगा. कभी भी कोई भी बिजनेसमैन इस इंटेंट के साथ बिजनेस को स्टार्ट नहीं करता कि वो नियर फ्यूचर में इस बिजनेस को क्लोज कर दे. और ये सुनने के बाद ऑब्वियसली कोई भी बिजनेसमैन खुश नहीं होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस assumption it is being assumed that a business will run for an indefinite period of time. Uncountable time तक हमारा business चलेगा. And there is no intention to close this business in coming future. That is why a distinction is made between capital expenditure and revenue expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हैं जो वन टाइम एक्सपेंडिचर हैं, नॉन रेकरिंग नेचर के हैं, या तो एसेट को बाय करने के लिए खर्चा किया है या किसी लाइबिलिटी को रीपे करने के लिए किया है. वन टाइम रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एसेट आई एम टॉकिंग अबाउट. बट अगर उसी एसेट के ऊपर हम रिपेयर का खर्चा जो रेकरिंग है बार बार कर रहे हैं, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर रेकरिंग इन नेचर. यही रीज़न है कि हम अपनी बुक्स में एसेट्स को जो है वो उनकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, और एवरी ईयर डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज करते हैं. बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट ओनली स्टेक होल्डर्स और आउटसाइड पार्टी एंटर इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद आवर बिजनेस. बाहर के लोग, मान लो बैंक मुझे लोन दे रहा है 5 साल का, 10 साल का. वो लोन क्यों दे रहा है? क्योंकि उससे पता है कि मेरा बिजनेस जो है वो इनडेफिनेट पीरियड तक चलेगा और बैंक को उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है लोन का वो वापस कर देगा. नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट वी हैव इज कंसिस्टेंसी assumption. हमें वो लोग बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं जो कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गुस्सा होते हैं. नेचर ही समझ नहीं आता, मतलब स्टेबल बिहेवियर नहीं है. उसी तरह से बिजनेस में भी अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो बहुत डिफिकल्ट है ऐसे बिजनेस को अंडरस्टैंड करना. बट दैट डज मीन कि वी कैन नॉट मेक चेंजेस इन आवर मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग. इट इज नॉट एट ऑल सो. अगर किसी अकाउंटेंट को ऐसा लगता है कि मेथड को चेंज करने से वो बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन्हें बेटर डिस्क्लोज कर सकता है, तो कंसिस्टेंसी अप्रोच कहती है कि आप चेंज करिए मेथड को, बट एडवाइजेबल यही है कि आपको मेथड को चेंज नहीं करना चाहिए. Important note: the effect of change of method and justification for change must be clearly stated by way of footnotes to enable user of financial statement. अगर आप अपने मेथड को चेंज कर रहे हैं तो आप इसका फुटनोट जरूर दीजिए, एक्सप्लेन कीजिए रीजन कि आप मेथड क्यों चेंज कर रहे हैं, जस्टिफाई कीजिए इस बात को, ताकि आपके यूजर जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं वो भी सेटिस्फाई हो जाए. Now, what does this approach states? This assumption states that accounting practice once selected should be applied consistently year after year. और इसका बेनिफिट क्या है? बेटर अंडरस्टैंडिंग है. आप अपने अकाउंट्स को डिफरेंट ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं एंड इट एलिमिनेट्स पर्सनल बायसनेस. लाइक हमारे पास इन्वेंट्री को इवेल्युएट करने के डिफरेंट मेथड हैं, लीफो, फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है. अब आपने एक मेथड अगर एक ईयर में सिलेक्ट कर लिया फीफो कि जो पहले गुड्स आएंगे वो पहले ही बेचे जाएंगे. अगर आपने एक मेथड सिलेक्ट कर लिया है, ट्राई टू फॉलो द सेम मेथड ईयर आफ्टर ईयर.
मेथड्स को बार बार चेंज मत करिए, बिकॉज ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करता है, कंपेरेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, और पर्सनल बायसनेस को आप एलिमिनेट कर पाते हैं। सिमिलरली हमारे पास डेप्रिसिएशन के भी मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड. इफ एनी वन मेथड इज सिलेक्टेड देन इट शुड बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर. मीनिंग बताने से पहले मैंने आपको बता दिया कि ऐसा बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि आप मेथड्स को चेंज नहीं कर सकते, बट एडवाइजेबल है कि आप चेंज मत करिए. बट अगर कहीं आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर टेक्निक को यूज करने से आपका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और बेटर हो सकता है, तब आप जस्टिफिकेशन दीजिए, फुटनोट दीजिए, एंड यू कैन चेंज द मेथड. नेक्स्ट इज एक्रूअल अजम्पशन. एक्रू मीन्स ड्यू. एक ऐसा अमाउंट जो मिलना है मिला नहीं है, या पे करना है पे नहीं किया. ये अजम्पशन कहती है कि अगर एक ट्रांजैक्शन अंडरटेक कर गई है बुक्स में, तो आप उसे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. बिजनेस में अंडरटेक कर गई है तो आप उसे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश हैज बीन रिसीव्ड और नॉट, और कैश हैज बीन पेड और नॉट. यानी आप क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. इट इज बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन ओनली. और अगर आप क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तब आप अपने बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट और लॉस जो है उसे पता लगा सकते हैं. इट अप्लाइज इक्वली टू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू की बात कर रहे हैं. यहाँ पर हम एक्सपेंसेस की भी बात कर रहे हैं कि अगर आपको कोई एक्सपेंस अभी आपने पे नहीं किया है इस ईयर में, बट इट रिलेट्स टू दिस ईयर ओनली, और आपका एक्सपेंस है, इसको आप बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. लाइक सेल आपके पास, सेल विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हेन दे आर कंप्लीटेड एंड नॉट व्हेन कैश इज रियलाइज्ड. आज मैंने मान लो 10,000 के गुड्स बेचे और मेरे पास 1 रुपी भी कैश नहीं आया. शॉप क्लोज की, घर पहुंची और घर वालों ने पूछा आज कितने की सेल हुई. क्या बोलूंगी? जीरो. सेल तो करी है मैंने, भले कैश नहीं मिला आज मुझे. सो आई से दैट द कैश has not been received, but I have made a sale of rupees 10,000. Similarly, I have taken one example of outstanding rent also. It is a part of current year rent, thus to be adjusted in current year. Accrual assumption कहीं ना कहीं matching principle को भी describe कर रही है. See, it is not about receiving cash or settlement of cash. What is important is that the transaction has taken place. Business entity concept. It is also known as accounting entity concept or separate legal entity concept. जो ये कहता है कि एक बिजनेस और उसका ओनर दो सेपरेट एंटिटीज हैं, और जब हम बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, ना कि ओनर के पॉइंट से. इसीलिए हम ओनर को भी बिजनेस का क्रेडिटर मानते हैं, और जो अमाउंट बिजनेस में ओनर इन्वेस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, दैट इज ट्रीटेड एज इंटरनल लाइबिलिटी. यानी जब भी हमारा बिजनेस बंद होगा, क्लोज होगा, तो हमें एज अ बिजनेस वी आर लायबल टू पे दैट मनी बैक टू द बिजनेसमैन. That's why interest on capital is treated as an expense for the firm. अगर आप कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और फर्म ये अमाउंट ओनर को दे रही है, तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, जबकि प्रोप्राइटर के लिए ये उसकी कैपिटल को एनहांस कर रहा है. इन द एब्सेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन को बिल्कुल करेक्टली आइडेंटिफाई करना, इवेल्युएट करना डिफिकल्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. नाम से ही पता लग रहा है कि प्रिंसिपल बहुत इजी है टू अंडरस्टैंड. मनी की टर्म में आपको ट्रांजैक्शंस को मेजर करना है. वही ट्रांजैक्शन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें आप मनी की टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, only those transactions will be recorded in the books of accounts which can be expressed in terms of money. क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की देयर इज नो प्लेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आपका मैनेजर, आपकी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी है, ऑनेस्ट है, रिलायबल है, हार्ड वर्किंग है,
फुल ऑफ कैलिबर है, बट इट कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड, इसलिए हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते. As such, to make accounting records relevant, simple, understandable and homogeneous, हमने एक कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट चूज कर लिया है, और वो मेजर क्या है हमारे पास? मनी. इसीलिए हम सभी ट्रांजेक्शन्स को, सभी इवेंट्स को मनी की टर्म में ही जो है वो इवेल्युएट करके बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. सिंपल हो जाएगा हमारे लिए. ऐसा नहीं कि कुछ केजी में आ रहा है, कुछ मीटर में आ रहा है, कुछ लीटर में आ रहा है. हमने एक डिनोमिनेशन चूज कर लिया, दैट इज रुपी, दैट इज मनी. इन इंडिया रुपी, राइट. हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए एक कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो चूज करेंगे, और हमने अकाउंट्स में वो मेजरमेंट चूज की है इन द फॉर्म ऑफ मनी. अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल. अभी हमने पढ़ा कि जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है वो कह रहा है कि बिजनेस इनडेफिनेट, इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा. तो व्हाट अबाउट माय फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन? मुझे अपने बिजनेस का फाइनेंशियल रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन कब पता चलेगा? व्हाट आई कैन डू, आई कैन ग्रो दैट लाइफ ऑफ माय एंटरप्राइज इनटू स्मॉलर पीरियड. और अगर हम रेगुलर इंटरवल्स के टाइम पर अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते रहेंगे तो विल कम टू नो वो कौन से एरियाज है जहां में इम्प्रूवमेंट की नीड है. रिजल्ट ही देखो अपना आप लोग. अगर आपके सीधा फाइनल एग्जाम हो जाए या बोर्ड एग्जाम हो जाए, कैसे पता चलेगा हमें अकाउंट्स नहीं आता, या हमें मैथ्स नहीं आती, या हमें इको नहीं आती? अगर रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं, आपके परफॉर्मेंस को रेगुलरली मेजर किया जाता है, यू केम टू नो द एरियाज वेयर यू नीड टू इम्प्रूव. सिमिलरली अकाउंट्स में भी आपको रेगुलर इंटरवल के साथ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है. However, if a business want to prepare its account at the end of its life, then it can do so. वो कर सकते हैं, but आपके बिजनेस में सिर्फ आपका ही इंटरेस्ट नहीं है. There are number of users who are engaged, who are involved in your business, and they want to know about your accounting information on regular interval of time. गवर्नमेंट की ही बात करें, हर साल आपके बिजनेस की इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करेगी, and that tax is calculated on the basis of accounting period starting from 1st April to 31st March. अब गवर्नमेंट ने टैक्स असेस करना है तो आपको उन्हें इस पीरियड में, इस एनुअल पीरियड में उन्हें अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी. A settlement of profit after long period will be of little use. क्या फायदा इतने टाइम के बाद आपको आपका प्रॉफिट पता चलेगा? अगर मान लो कि आपको करेक्टिव एक्शंस लेने भी हैं तो आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत डिले हो जाएगा. देखो, यूजुअली अकाउंटिंग पीरियड जो फॉलो होता है, इट कैन बी अ कैलेंडर ईयर दैट इज 1st January to 31st December, और इट कैन बी अ फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1st April to 31st March. जैसे कि मैंने भी बताया, अकाउंटिंग पीरियड टैक्स के केस में अगर आपको टैक्सेशन करना है अपने अकाउंट्स का, गवर्नमेंट ने टैक्स लिवाए करना है, इन दैट केस इट विल बी 1st April to 31st March. तो आपने क्या किया? आपने अपने लॉन्ग पीरियड को ब्रेक कर लिया शॉर्ट पीरियड्स के अंदर. और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अकाउंट्स जो हैं वो एनुअली ही बनाने हैं. आप अपने अकाउंट्स क्वार्टरली भी बना सकते हैं. कंपनी के केस में they prepare their accounts, they finalize their accounts quarterly also, फिर वो ईयरली परफॉर्मेंस भी बताते हैं, ईयरली फाइनेंशियल पोजीशन भी बताते हैं अपनी. आप वीकली भी बना सकते हैं, मंथली भी बना सकते हैं, सेमी एनुअली भी बना सकते हैं. आपका बिजनेस है, आप अकाउंटिंग पीरियड को अपने हिसाब से जो है वो ब्रेक कर सकते हैं. Next comes full disclosure principle. Full disclosure principle states that each and every information which is relevant from the point of view of various stakeholder interested parties should be provided in the accounting information. जो भी आपकी books of accounts हैं, they should provide all material information. ठीक है, सारी information provide करनी है which is relevant. देखो कितना बड़ा इसने जो है लेंथ का पेपर रेडी किया है, प्रोवाइडिंग ऑल फुल डिस्क्लोजर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मान लो प्लांट फॉर टेम्पररी पीरियड ही इन्वायरमेंटल इश्यूज की वजह से अभी शट डाउन है, सो दिस इज अ मटेरियल इंफॉर्मेशन, इट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड.
Various item or fact which do not find place in financial statement are shown under balance sheet by way of footnote। ज़रूरी नहीं है जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है उसकी प्लेस आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो, आप उन्हें अंडर बैलेंस शीट एज फुटनोट्स भी दिखा सकते हैं। इसीलिए हम कंटेंजेंट लाइबिलिटीज को भी एज फुटनोट दिखाते हैं अंडर बैलेंस शीट। व्हाट आर कंटेंजेंट लाइबिलिटीज? दीज आर दोज लाइबिलिटीज विच मे और मे नॉट बिकम अ लाइबिलिटी। असल में लाइबिलिटी है नहीं पर बन सकती है। मान लो आपकी बिजनेस के अगेंस्ट कोई केस पेंडिंग है, कोई केस चल रहा है और आप वो केस हार भी सकते हैं, तो ये आपकी लाइबिलिटी बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है। इंपॉर्टेंट नोट है, डिस्क्लोजिंग मटेरियल फैक्ट डज नॉट मीन लीकिंग आउट सीक्रेट्स ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस के सीक्रेट्स को लीक कर रहे हैं, आप सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे which is of material interest to the users of the financial statement. Materiality principle which is just contradictory to full disclosure, just उसको contradict कर रहा है। ये principle कहता है only those business transactions should be recorded which are relevant and significant, और जो आपके investors को influence कर रही है, stakeholders के decision को influence कर रही है। See, it is written, it is an exception to convention of full disclosure। फॉर एग्जाम्पल, रिपेयर 2,50,000 की बहुत मटेरियल है एक ऐसे बिजनेस के लिए जिसका टर्नओवर सेल्स जो है वो 1,50,000 है, बहुत बड़ा खर्चा है उसके लिए। बट अगर एक बिजनेस जिसकी टर्नओवर 15 लाख है, उसके लिए ये खर्चा इतना बड़ा नहीं है। और मटेरियल इंफॉर्मेशन क्यों होनी चाहिए भैया? इतनी सारे डिस्क्लोजर्स भी मत करो कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए, उसको ढूंढना पड़े इसमें से क्या रेलिवेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। So these two principles, full disclosure and materiality, are contradictory to one another. Conservatism, prudence, दुश्मन को कमजोर नहीं समझना और खुद ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ऐसा सही कुछ प्रिंसिपल है हमारा प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म, जो स्टेट करता है दैट यू हैव टू एंटिसिपेट लॉस। अगर कोई लॉस होने वाला है उसको जरूर एंटिसिपेट करना है, बुक्स में शो करना है। बट अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उस प्रॉफिट को इग्नोर करना है। द एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज टू ड्रॉ अ ट्रू पिक्चर रादर देन टू पेंट अ बेटर पिक्चर। हमें बेटर पिक्चर नहीं दिखानी, ट्रू पिक्चर दिखानी है अपने बिजनेस। तो आप अपने लॉसेस को तो एक्सेप्ट करेंगे, भले ही आप अपने गेन्स को इग्नोर करेंगे। गेन्स को जब तक आपने उसे रियलाइज नहीं किया, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लाइक स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। हो सकता है आपके स्टॉक का मार्केट प्राइस ज्यादा हो पर आप उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर कॉस्ट कम है तो आप कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। ये भी हो सकता है कि मार्केट प्राइस कम हो जाए, तब आप अपने स्टॉक को मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट पर भी नहीं करेंगे। यानी आप सिर्फ अपने लॉसेस को दिखाएंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट अगर आपने कोई एसेट एक्वायर की है, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द प्राइस व्हिच हैज बीन पेड फॉर इट। आप मार्केट प्राइस पर इस एसेट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप इस एसेट को उस प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे जो आपने एक्वायर करने के लिए पे किया। मान लीजिए आपने एक एसेट है 4,50,000 की खरीदी है जिसका मार्केट प्राइस अब 7 लाख है, आप अपनी बुक्स में इसको 4,50,000 का ही शो करेंगे। मैचिंग प्रिंसिपल, very important principle. When we are preparing profit and loss account, we follow this principle. According to this principle, जिस ईयर का या जिस पीरियड का आपके पास रेवेन्यू है, आपको उसी ईयर के एक्सपेंसेस के साथ उसको मैच करना है ताकि आपको उस पर्टिकुलर पीरियड का जो प्रॉफिट है वो पता लगे। यानी अभी सितंबर चल रहा है, अगर सितंबर की मुझे अपने प्रॉफिट को एनालाइज करना है, कैलकुलेट करना है, तो मैं अपने सितंबर की इनकम में से अपने सितंबर के एक्सपेंसेस को सबट्रैक्ट करूंगी। इसी तरह से बिजनेस में यूजुअली एक ईयर होता है, तो जिस ईयर की बात कर रहे हैं, जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो 2020 के रेवेन्यू में से 2020 के एक्सपेंसेस को अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें 20 का प्रॉफिट पता चलेगा। ना हमें यहाँ पर प्रीवियस ईयर को रिकॉर्ड करना है, ना ही फ्यूचर ईयर को, ओनली करेंट ईयर। दैट इज व्हाई एडजस्टमेंट इज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड,
unaccrued or unearned items. Next is dual aspect. Dual aspect, double entry. आपकी बुक का नाम भी है डबल एंट्री, यानी सब ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट्स होता है, और डेबिट और क्रेडिट इक्वल अमाउंट का होता है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, हर ट्रांजैक्शन का टू एस्पेक्ट है, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट. इन सिंपल वर्ड, एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट इन वन और मोर अकाउंट. ऐसा भी हो सकता है डेबिट में एक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, क्रेडिट में तीन अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, या क्रेडिट में एक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, डेबिट में मोर देन वन अफेक्ट हो रहा है. इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल दैट टू साइड्स ऑफ बैलेंस शीट्स आर ऑलवेज इक्वल. अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने पढ़ा है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, which demonstrate every debit has an equivalent amount of credit. Next is revenue recognition concept. Here I would like to add on कि revenue recognition concept is just a part of accrual. Accrual में हमने revenue और expenses दोनों की बात की थी, जबकि revenue recognition concept में हम बात कर रहे हैं उन transactions की जहां obligation to receive money has been established कि पैसा मिल जाएगा, भले ही अभी नहीं मिलेगा पर मिलेगा जरूर. तो ऐसी transactions को books में record करना है. It is rightly said that there is a need to recognize revenue and receipt of an amount as they both are separate. Revenue और receipt दोनों अलग अलग चीजें हैं, और आप transactions को record करते हैं जब revenue generate हो जाता है, irrespective whether the amount has been received or not. Example के लिए आपको advance मिला है 5,000 का in May, but आप sale करेंगे अगस्त में. Therefore, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज हो रहा है? अगस्त में. बट अमाउंट कब मिल रहा है आपको? मई में. तो आपको रिसीट को नहीं देखना, आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है. फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, दिस विल बी अ सेल इन द मंथ ऑफ अगस्त ओनली. भले ही आपको एडवांस अमाउंट मई में मिल गया है, तो मई में इट इज नॉट सेल, इट विल बी अ सेल इन द मंथ ऑफ अगस्त. नेक्स्ट इज वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव. क्या सबूत है? इसके लिए एक पेट लाइन क्या होगी? क्या सबूत है. यानी जब भी हम किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, दे शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस. मुझे ऐसा लगा इसलिए रिकॉर्ड नहीं करेंगे. दैट ट्रांजैक्शन मस्ट बी एविडेंस्ड बाय प्रॉपर सोर्स डॉक्यूमेंट्स. दैट कैन बी अ बिल, इट कैन बी एन इनवॉइस, इट कैन बी अ पेन स्लिप, अ चेक, व्हाटएवर. हमने पढ़ा है पहले वीडियो में कि हमें evidences चाहिए होते हैं to record business transaction. It is one of the concept for adopting historical cost concept. Historical cost concept भी क्यों यूज कर रहे हैं? हमारे पास पेपर हैं कि हमने ये एसेट खरीदी थी और इतने प्राइस पर खरीदी थी. इसी बेसिस की वजह से हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी है, जिसकी वजह से हम अपनी एसेट्स को बुक्स में उनकी कॉस्ट पर, कॉस्ट पेड टू एक्वायर दैट एसेट पर रिकॉर्ड करते हैं. Thank you for watching this video. I hope all the concepts related to accounting principles are clear to you. Thank you for watching this video.